हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज कुमार वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से बायोलॉजी अभी शुरू किया हूँ। आने वाले समय में केमिस्ट्री भी चालू करूँगा और फिजिक्स भी चालू करूँगा। मतलब पूरे साइंस को जो है वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम पढ़ेंगे और थियोरी को रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कुछ फैक्ट होते हैं उनको हम अपने माइंड में करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, धमनी में रक्त का पीएच मान सीरा से होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त का पीएच मान ज़्यादा होता है या अशुद्ध रक्त का पीएच मान ज़्यादा होता है? यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन गया। लेकिन क्वेश्चन है हमारा, धमनी में रक्त का पीएच मान सीरा से होता है, कितना होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है? तो धमनी में रक्त का पीएच मान सीरा से अधिक होता है, कम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मानव का रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से होता है, कम होता है या अधिक होता है? तो मानव का रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण ही जब हमारे हाथ पैर में कहीं कट पिट जाता है तो रक्त शरीर से बाहर निकलता है, क्योंकि प्रवाह जो होता है वो अधिक से कम की तरफ होता है। यदि वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता तो हमारा हाथ वाथ कटने पर किसी प्रकार का कोई रक्तस्राव नहीं होता। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? रक्तदाब को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है? तो रक्तदाब को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा जिसके सामने बस दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अगर आंसर करना चाहें तो ए या बी में ऑप्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल के ए या बी में आप कर सकते हैं और अपने तैयारी को देख सकते हैं, जांच सकते हैं अपने आप को कि कितनी चीज़ें आपको याद है। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ क्योंकि 4 ऑप्शन में टाइम ज़्यादा लगता है और कम समय कम पढ़ाई हो पाती है, कम क्वेश्चन देख पाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमको रिवीजन करना है, इसी वजह से हम सिर्फ 2 ऑप्शन लेके चलना है। तो आप क्वेश्चन नंबर और उसके आगे ए या बी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन कम रखने का कारण यही है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है कि ऑप्शन पे हमको डिपेंडे नहीं रहना है, सीधे क्वेश्चन का आंसर हमारे माइंड में आना चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है ताकि हमको ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? तो कभी भी हम जब उच्चतम स्थानों पर जाते हैं तो हमारे आरबीसी की संख्या क्या होती है? वो बढ़ती है, वो घटती नहीं है। अच्छा, ये बढ़ती क्यों है? अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तब हमारे किडनी के द्वारा एक हार्मोन्स रिलीज किया जाता है जो अस्थि मज्जा में आरबीसी की संख्या को अधिक मात्रा में बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस वजह से क्या है कि जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या का उत्पादन अधिक मात्रा में अस्थि मज्जा में होने लगता है। इस वजह से आंसर क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आजकल कथन और निष्कर्ष के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम क्योंकि इसलिए करके चलेंगे तो हमको क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसान होगा और एग्ज़ाम में हम शायद अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करके चले आएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिस्कंदन प्रोटीन का नाम क्या है? प्रतिस्कंदन प्रोटीन का नाम क्या है? प्रतिस्कंदन का मतलब होता है रक्त को जमाने वाला। तो वो रक्त को जमाने वाला प्रोटीन कौन है जो प्लाज्मा में उपस्थित रहता है? एल्ब्यूमिन या हेपेरिन? तो उस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन। इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि किस प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है? तो उसका आंसर जो होता है वो हेपेरिन होता है। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिस्कंदन प्रोटीन का नाम हेपेरिन है। अगला क्वेश्चन, रक्त कणिका जो केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी रक्त कणिका है जो सिर्फ
जो सिर्फ केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा आपका प्लेटलेट्स होगा, ल्यूकोसाइट्स नहीं होगा। प्लेटलेट्स सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी में उपस्थित कोशिकांग का नाम क्या है? आरबीसी में कौन सा कोशिका का अंग उपस्थित रहता है? केंद्रक उपस्थित रहता है या राइबोसोम उपस्थित रहता है? तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी में उपस्थित कोशिकांग का नाम राइबोसोम है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में कोशिका का जितने भी अंग होते हैं, गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और भी जो अंग होते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है और कोई भी कोशिकांग आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है? किस जंतु में, किस जानवर के केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है? ऊंट या लामा? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऊंट और लामा दोनों होगा। ऊंट में भी और लामा में भी दोनों के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है। ऊंट और लामा ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन का नाम क्या है? आरबीसी में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन या हीमोग्लोबिन? ये सबको पता होगा, हीमोग्लोबिन होता है, लौह युक्त प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स या इरिथ्रोसाइट्स? तो इसका जो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है वो इरिथ्रोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी का क्या है? ये आपका डब्ल्यूबीसी का होगा, ये ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन या 50 से 150 दिन? 50 से 150 दिन ये नहीं होगा। आरबीसी का जीवन काल सिर्फ 20 से 120 दिन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का विनाश किस किस स्थान पर होता है, किस अंग में होता है? ठीक है, आरबीसी का स्थान किस अंग में होता है, किस अंग में होता है? आरबीसी का विनाश किस अंग में होता है? स्प्लीन में होता है या तिल्ली में होता है या प्लीहा में होता है? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, स्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा तीनों एक ही अंग का नाम है। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो तीनों होगा। एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, तीनों नहीं रहेगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? आरबीसी की संख्या अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है या पॉलीसाइथीमिया होता है? तो आरबीसी की संख्या जब रक्त में बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया होती है। आरबीसी की संख्या बढ़ने पर पॉलीसाइथीमिया होती है, एनीमिया कमी होने पर होती है। एनीमिया होती है वो आरबीसी की संख्या कमी होती है तो उसके कारण एनीमिया रोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, किस जंतु की आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जंतु की आरबीसी का आकार सबसे छोटी होती है? तो कस्तूरी हिरण आंसर होगा इसका। सैलामेंडर की सबसे बड़ी होती है, सैलामेंडर की सबसे बड़ी होती है। सैलामेंडर की आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है और कस्तूरी हिरण का सबसे छोटा होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त बनने की प्रक्रिया, जब रक्त बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? हीमोपोसिस या हीमोलिसिस? रक्त बनने की प्रक्रिया को या रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। हीमोपोएसिस कहते हैं, हीमोलोसिस नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पे आपका वृक्क, किडनी आंसर होगा। फेफड़ा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि रक्त का गैसीय शुद्धिकरण करने वाला अंग कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा क्या होता है? ये गैसीय
गैसीय शुद्धिकरण करता है, गैसीय शुद्धिकरण है, समझ गए। गैसीय शुद्धिकरण करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। और सिर्फ यही पूछा जाए कि शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है तो वो होगा आपका किडनी होगा, वृक्क होगा। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, रिवीजन हो रहा है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा अपने कंटेंट का, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों NCERT SCERT और बहुत से किताबों को पढ़ने के बाद हम अपना जो ये नोट्स बनाए हुए हैं और इसके माध्यम से हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करवा रहे हैं, तो वाकई में आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्लास हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए फिर देखते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ही रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यदि मानव के शरीर में ही शुद्ध को रक्त किया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हीमोलिसिस कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस नहीं कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, रक्त का pH मान व रक्त की प्रवाह गति में कैसा संबंध होता है? समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्वेश्चन को समझिए। यदि रक्त का pH मान बढ़ेगा तो रक्त की प्रवाह गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? रक्त की प्रवाह गति घटेगी या रक्त का pH मान बढ़ने के साथ साथ क्या प्रवाह गति भी बढ़ेगी या रक्त का pH मान घटने के साथ साथ क्या रक्त की प्रवाह गति भी घटेगी? तो इसका आंसर देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। pH मान और रक्त का प्रवाह गति जो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि रक्त का pH मान बढ़ेगा तो रक्त की प्रवाह गति जो होगी वो घट जाएगी। ठीक, इतना याद रखिएगा, समानुपाती नहीं होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि रक्त का pH मान बढ़ेगा तो रक्त की प्रवाह गति घटेगी, यदि रक्त का pH मान बढ़ेगा तो रक्त की प्रवाह गति घटेगी। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली रक्त कणिका है। एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कौन सी रक्त कणिका है? WBC है या RBC है? रक्त कणिका कौन सी है? WBC है या RBC है? तो इसका आंसर जो होगा आपका WBC होगा, RBC नहीं होगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन, कुछ घंटों से कुछ दिनों का जीवन काल किस रक्त कणिका का होता है? अर्थात सबसे कम जीवन काल किस रक्त कणिका का होता है? प्लेटलेट्स का होता है या RBC का होता है? तो इसका आंसर होगा RBC, प्लेटलेट्स का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो ये 3 रक्त कणिकाएँ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है वो RBC का होता है। दूसरे नंबर पे आपका प्लेटलेट्स आता है और तीसरे नंबर पे जो कि सबसे कम जीवन काल वाला होता है वो WBC होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा जैसी आकार वाली रक्त कणिका का नाम क्या है? अर्थात अमीबा कैसी? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि अनिश्चित आकार वाली रक्त कणिका का नाम क्या है? जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उस रक्त कणिका का नाम क्या है? तो उस रक्त कणिका का नाम है आपका ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, ये वैज्ञानिक नाम देखिए, ल्यूकोसाइट्स हमने यहाँ पे वैज्ञानिक नाम रखा हुआ है। थ्रोम्बोसाइट्स किसका वैज्ञानिक नाम है? आप कमेंट्स में बताइए थ्रोम्बोसाइट्स किसका वैज्ञानिक नाम है। और ये आपका WBC, ये अमीबा जैसी आकार वाली रक्त कणिका का नाम होगा ल्यूकोसाइट्स, जिसको WBC बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स है। तो आजकल एग्जामिनर खूब लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर, ल्यूकेमिया रोग किसकी अधिकता से होती है? ल्यूकेमिया रोग किसकी अधिकता से होती है? WBC की अधिकता से या RBC की अधिकता से? यदि हमारे रक्त में किसकी संख्या WBC की या RBC की संख्या बढ़ जाएगी तो ल्यूकेमिया रोग हो जाएगा। तो WBC के बढ़ने से क्या होता है? ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, वो WBC के बढ़ने से होता है, RBC के बढ़ने से नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, कणिका विहीन WBC का प्रकार है। WBC आपके 5 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इसियोनोफिल्स। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके WBC रक्त कणिकाएँ होती है। तो कुछ WBC जो होती है उसमें कण पाया जाता है और कुछ में कण नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि कणिका विहीन WBC का प्रकार कौन सा है जिसमें किसी प्रकार का कोई कण नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा आपका मोनोसाइट्स।
मोनोसाइट्स WBC का ऐसा प्रकार है जिसमें कोई कण नहीं पाया जाता है। बेसोफिल्स में रक्त कण पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, कणिकामय WBC का प्रकार कौन है? अब यहाँ पे देखिए, कणिकामय जिसमें कणिका पाया जाता है वो WBC का प्रकार कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स है या लिम्फोसाइट्स है? बताइए। तो उसका आंसर जो होगा आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स WBC का प्रकार है जिसमें कणिका पाया जाता है, कण पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स में कण नहीं पाया जाता है। ठीक, ध्यान हो गया। उसके बाद आइए, यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि हाँ, मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स में नहीं पाया जाता है, अर्थात बेसोफिल्स में पाया जाता है। ठीक है, और आपका न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है, अर्थात लिम्फोसाइट्स में नहीं पाया जाता है। तो आप यहाँ पे नोट्स अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जा सकता है। आप थियोरी पढ़े होंगे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करके और ऑप्शन निकाल सकते हैं और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दे देगा आपको, और भी सारी दे देगा, जैसे कि कणिका विहीन WBC का प्रकार कौन सा है, वहाँ पे 5 प्रकार दे देगा, और या करके एक से अधिक या कोई नहीं करके दे देगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि WBC के कौन से प्रकार में रक्त कण होता है और WBC के कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें कण नहीं होता है। तो इस तरीके से आप पढ़े होइएगा तो आप समझ सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे बता दिए हैं, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा किस में होता है किस में नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, ल्यूकोसाइट्स का रंग कैसा होता है? ल्यूकोसाइट्स अर्थात WBC का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है या रंगहीन होता है? सफ़ेद पढ़ते हैं ना इसको, WBC वाइट ब्लड सेल्स है ना, तो उसका रंग सफ़ेद नहीं होता है, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, वो रंगहीन होता है। WBC का कोई रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, जीवाणु को मारने वाला WBC का प्रकार कौन सा है? अब WBC हमारे शरीर का सैनिक है, तो WBC एक कौन सा ऐसा प्रकार है जो जीवाणुओं को मारता है, जो अर्थात जो हमें बीमार होने से बचाता है, हमारे लिए हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, उनसे लड़ता है और उनको मार देता है। तो उसका आंसर देखिए, उसका आंसर क्या होगा आपका? न्यूट्रोफिल्स होगा या मोनोसाइट्स होगा? बताइए। इसमें आपका देखिए, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों लड़ता है, एक एक करके दोनों लड़ता है। एक हार जाता है तो एक लड़ता है, एक हार जाता है तो एक लड़ता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं, दोनों जीवाणुओं से लड़ते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स का सबसे छोटा आकार का प्रकार कौन सा है? आकार वाला प्रकार कौन सा है? आकार ल्यूकोसाइट्स अर्थात WBC का सबसे छोटा आकार वाला प्रकार कौन सा है? मोनोसाइट्स है या लिम्फोसाइट्स है? बताइए। ल्यूकोसाइट्स का सबसे छोटा आकार वाला प्रकार कौन सा है? तो वो होगा आपका मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स का आकार सबसे छोटा होता है, लिम्फोसाइट्स नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले WBC का प्रकार कौन सा है? सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले WBC का प्रकार कौन सा है, जो सब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और आपका बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स में कौन सा ऐसा प्रकार है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? सबसे कम मात्रा में पाया जाता है आपका बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आंसर नहीं होगा, बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अब किस प्रकार के WBC में S आकार की केंद्रक पाई जाती है? बताइए, किस आकार के WBC में S आकार की केंद्रक पाई जाती है? अच्छा, RBC में सिर्फ केंद्रक नहीं पाया जाता है, बाकी WBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। तो वो WBC का प्रकार बताइए जिसमें S आकार का केंद्रक पाया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा आपका बेसोफिल्स में S आकार का केंद्रक पाया जाता है। मोनोसाइट्स गलत आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन, रक्त कण प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त कण प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? घाव भरना होता है या रक्त को जमाना होता है? ठीक है, तो रक्त कण जो होता है, रक्त कण प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो घाव भरना नहीं होता है। उसका मेन कार्य जो होता है, मुख्य कार्य होता है वो रक्त को
जमाना होता है, जहाँ WBC का मेन कार्य होता है बाहरी हानिकारक जीवाणुओं से लड़कर हमें बीमार होने से बचाना, तो वहीं प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त को जमाना। और RBC का मुख्य कार्य क्या होता है, आप कमेंट्स में बताइए कि RBC का मुख्य कार्य क्या होता है। O2 का परिवहन शरीर में या CO2 का परिवहन, कौन सा है बताइए, या दोनों है। ये ऑप्शन मैं आपको दे दिया हूँ कि क्वेश्चन ये है RBC का मुख्य कार्य क्या है। अगर आप मेरा पिछला क्लास देख लीजिएगा तो आप बता सकते हैं, समझिएगा। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ RBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए O2 का परिवहन, ऑप्शन बी CO2 का परिवहन, ऑप्शन सी बोथ दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31 नंबर, रक्त बैंक में रक्त जमता नहीं है। रक्त बैंक में रक्त जमता नहीं है क्योंकि उसमें मिलाया जाता है। रक्त बैंक में रक्त को रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको यूज में लाया जाता है। तो उसमें रक्त क्यों नहीं जमता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है या सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। तो रक्त बैंक में या प्रयोगशाला में जब हम रक्त का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या है, रक्त में क्या मिलाया दिया, उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिला दिया जाता है, जिस कारण रक्त जमता नहीं है, तरल ही बना रहता है। तो इस वजह से हमारा रक्त नहीं जमता है। तो आंसर होगा सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। या इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रक्त बैंक में रक्त का तरल बने रहने में क्या सहायक होता है, तो वो भी होगा आपका सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, लैंग्वेज एग्जामिनर बनाता है। तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत रखिए ताकि आप क्वेश्चन को समझकर आप आंसर दे सकें, ठीक। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। किस विटामिन की सहायता से। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है हमारा बहते हुए रक्त का थक्का जमाना, लेकिन उसमें भी कुछ सहायक होते हैं, कुछ प्रोटीन सहायक होता है, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। रक्त किस विटामिन की सहायता से जमता है, विटामिन ई या विटामिन के। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के, विटामिन ई नहीं है। विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। यहाँ आते हैं। अच्छा, उस खनिज का नाम बताइए, आप कमेंट्स में बताइए। रक्त का थक्का बनाने में सहायक खनिज का नाम आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक। याद होना चाहिए आपको, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन होते हैं। तो बताइएगा उसका कि रक्त को जमने में सहायक खनिज कौन सा है, ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन, किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। हेपेरिन के कारण लाल होता है या हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो हेपेरिन नहीं होगा, इसका हीमोग्लोबिन आंसर होगा। तो हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन WBC प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है, इस वजह से उनका रक्त लाल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डेली 15-30 क्वेश्चन में डेली लेकर आऊँगा। और देखिए बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें इजी लग रहा होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ हार्ड क्वेश्चन करवा कर आपको डिमोटिवेट नहीं करना है कि हाँ आपको नहीं आता है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और यहीं आंसर होते हैं, लेकिन क्या है उनका लैंग्वेज बदल दिया गया रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को उस तरीके से तैयार कर लेंगे, हम अपने आप को उस तरीके से मजबूत कर लेंगे, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा और क्वेश्चन के माध्यम से जब हमारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में घूमेगा, तो हम आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए स्टॉप करेंगे, फिर अगले क्लास में इससे आगे का जो ब्लड से, जो हार्ट से, अपने जो रक्त वाहिनियों से जो क्वेश्चन बनता है, आगे फिर 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।